तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है हम देखते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक विच डील विद द ऑप्टिमाइजेशन दैट मे बी मैक्सिमाइजेशन या फिर मिनिमाइजेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन subject to a set of linear equation और inequalities known as constraint। ठीक है, आपको क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हैं, आप ऑप्टिमाइज करते हो अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हो विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट। ठीक है, आपको वही जो हमने बताया था कि लिमिटेड रिसोर्सेज जो दिया हुआ होगा उसे ही आप कहते हैं कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो अब इसकी यदि टर्मिनोलॉजी की बात करें तो टर्मिनोलॉजी इसमें तीन तरह की होती है। ठीक है, पहला एक तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा कि जिस इक्वेशंस को आपको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, या ऑप्टिमाइज करना है, वो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सेकेंड आपका होता है कंस्ट्रेंट या फिर कंडीशंस। आपको कंडीशन दिए हुए होंगे, कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज दिए होंगे, ये भी कुछ इक्वेशंस के फॉर्म में ही होंगे। ठीक है, ये इक्वालिटीज होंगे या फिर इनइक्वालिटीज होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके दूसरे होंगे कंस्ट्रेंट, जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज के की हेल्प से आपको आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको ऑप्टिमाइज करना होता है। ठीक है, एंड थर्ड आता है एक वेरिएबल या फिर हम कहते हैं कि डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, डिसीजन वेरिएबल कुछ नहीं है, जब आप इक्वेशन सॉल्व करते थे मैथ्स में तो उसमें हम लेते थे ना एक्स वाई जेड, कुछ भी एज्यूम करते थे, वही वेरिएबल है, वही यहाँ पे कहलाता है डिसीजन वेरिएबल। और डिसीजन वेरिएबल क्या होता है, ये आपका जो भी इसमें आपको यूज होना है डिसीजन वेरिएबल, वो या तो आपके नॉन नेगेटिव होने चाहिए, नॉन नेगेटिव मतलब कि पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, बट इसमें जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं वो जनरली हम यूज करते हैं नॉन नेगेटिव। ठीक है, हम पॉजिटिव कहने के बजाय नॉन नेगेटिव कहते हैं, और वो आपके लीनियर होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो यूज होना है वो यही तीन टर्मिनोलॉजी आपकी यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं, इसमें कुछ अजम्पशंस है। ठीक है, जो हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं, तो वो क्या है आइए हम देखते हैं। वो अजम्पशन क्या है, पहला क्या है, लॉ ऑफ सर्टेनिटी। ठीक है, लॉ ऑफ सर्टेनिटी क्या है कि जो भी आपकी वैल्यू है, वैल्यू डज नॉट चेंज विद द टाइम। ठीक है, या फिर आपकी या तो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन कह लो या फिर आपके कंस्टेंट इक्वेशन कह लो, उनकी जो भी वैल्यू होगी वो इनिशियली जो आपको प्रॉब्लम में दी हुई होगी वही होगी लास्ट तक के, जब तक कि आपके सॉल्यूशन नहीं मिल जाते, आपके बीच में वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो जैसे कि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक इक्वेशन के फॉर्म में होंगे, मतलब x1 मतलब 2x1 प्लस 2x2 ऐसा कुछ होगा। तो जो 2 है, जो कोफिशिएंट होगा उस x1 एंड x2 जो वेरिएबल का, वो आपका टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। एक प्रॉब्लम के लिए जब भी डिसाइड होगा, एक बार हम डिसाइड करेंगे और वो टिल हमारे सॉल्यूशन की ऑब्टेन करते तक सेम ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड है लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, इसका सिर्फ यही मतलब है कि यदि आपका सपोज वन मैंगो आपका 5 रुपीज़ का आता है, तो 10 मैंगो आपका 5 इंटू 10 मीन्स 50 रुपीज़ का ही आना चाहिए। कोई डिस्काउंट या कोई भी एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे आपका इक्वेशन है, मान ले c इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2। ठीक है, तो इसमें जो 10 जो है कांस्टेंट की वैल्यू है वो एक बार फिक्स हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी। थर्ड जो आता है लॉ ऑफ एडिटिविटी। ठीक है, तो लॉ ऑफ एडिटिविटी मतलब यहाँ पे देखो ऐसा है कि यदि कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए हमारा 5 आवर्स लग रहा है मशीन M1 में। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 4 आवर्स इन मशीन M2। ठीक है, so total time required for manufacturing product A is 4 hours, नहीं means 5 hours plus 4 hour equal to 9 hours। ठीक है, तो ये रहेगा कि मीन्स बीच में आप उसका जो क्या कहें वेटिंग टाइम, या फिर आप क्या करते हो मशीन में जब आप अनलोड लोड करते हो, तो वो सब टाइम हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जो हमारा टाइम लग रहा है वो डायरेक्टली हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट वन है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। तो जो भी आपके डिसीजन वेरिएबल है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अभी देखे थे कि डिसीजन वेरिएबल नॉन नेगेटिव होने चाहिए और लीनियर होने चाहिए। ठीक है, तो डिसीजन वेरिएबल जो भी है आपके कंटिन्यूस होने चाहिए,
और दे आर परमिटेड टू टेक एनी नॉन नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए और वो सेटिस्फाइड करे हमारे कंस्ट्रेंट इक्वेशन को, जो हमको लिमिटेड रिसोर्सेज दिया हुआ है उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है। यदि वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होंगे। तो ये हम 4 इसके जो एजम्पशंस हैं वो देख रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कुछ देते हैं जैसे आईएएस और ये सब देंगे ना, तो मेंस में उनका 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कई बार कि आपके एजम्पशंस बताइए कि लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं। तो उस कंडीशन में आपको ये पता होना चाहिए। और रही बात यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की, तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में अभी तक इस तरह के क्वेश्चंस आए नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि 4 ही है और कोई टफ नहीं है, वो आप याद कर सकते हैं ना। चलो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको चीज़ें समझ आई? किसी को कुछ डाउट? हाँ, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सॉल्यूशन किस तरह से होंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था, कल भी हमने देखा था कि सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे हमारे। तो पहला है फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है कि वो सॉल्यूशन जो कि सेटिस्फाइड करे आपके सारे कंस्ट्रेंट इक्वेशन को, ठीक है, कि जितने भी कंस्ट्रेंट इक्वेशन है यदि उसको सेटिस्फाइड कर रहा है तब वो आपका कहलाएगा फिजिबल सॉल्यूशन। और यदि इनफिजिबल सॉल्यूशन की बात करें तो उसका रिवर्स होगा कि यदि वो कंस्टेंट इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है तब वो इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमने कल भी देखा था कि जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा आपके प्रॉब्लम का वही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, जो कि बेस्ट यूटिलाइज करे आपके रिसोर्स को, ठीक है। और ये वन ऑफ द फिजिबल सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। ये जो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो वन ऑफ द फिजिबल सॉल्यूशन भी होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन आपको पता है कि ओनली वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जिसका सिर्फ एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो, एक ही बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो। और लास्ट आता है इनफाइनाइट या मल्टीपल सॉल्यूशन। तो आपके उस प्रॉब्लम का मोर देन वन सॉल्यूशन होगा और हो सकता है कि उसमें से एक ऑप्टिमम हो या फिर एक से अधिक भी आपके ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसलिए देखो ऑपरेशन रिसर्च में कई बार ऐसे होगा किसी प्रॉब्लम में कि आपकी वैल्यू अलग आ रही है और आपके फ्रेंड की जो वैल्यू है उसका आंसर है वो अलग आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एंड मल्टीपल सॉल्यूशन भी होते हैं तो हो सकता है कि आपकी वैल्यू चेंज आए, ठीक है। तो आप उसके लिए टेंशन मत लेना कि मेरा आंसर रॉन्ग है या जो भी, आप अपना प्रोसीजर जो है वो आपको लर्न करना है और उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा क्योंकि हम तो कल का रिपीट वाला ही चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो जनरल स्टेटमेंट ऑफ एलपी मीन्स जब आपको एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम आया तब आप उसको कैसे हैंडल करने वाले हो। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका कोई भी स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ होगा, ठीक है। प्रॉब्लम आपके स्टेटमेंट फॉर्म में दिया होगा या तो डायरेक्टली मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया होगा। तो यदि स्टेटमेंट फॉर्म में आपका प्रॉब्लम दिया हुआ होगा तो आपको सबसे पहले उसमें फाइंड आउट करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ठीक है। जैसे कि अभी तक हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, या तो मैक्सिमाइजेशन का होगा या तो मैक्सिमाइजेशन का होगा, ठीक है, या तो आपका यहाँ या तो मैक्स होगा या तो मीन होगा, ठीक है। तो मैक्सिमाइज क्या करोगे आप, यदि कोई कंपनी रन कर रहे हो तो मैक्सिमाइज क्या को करोगे, आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे, ठीक है। और आप मिनिमाइज क्या को करोगे, मिनिमाइज करोगे आप कॉस्ट को मिनिमाइज करोगे। अब वो कॉस्ट में भी आपके मटेरियल के टर्म्स में हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो आपके मशीन्स के टर्म में हो सकते हैं या फिर वो मैन के टर्म में, मतलब आपके लेबर जो लग रहे हैं, एम्प्लॉय लग रहे हैं उनके टर्म में हो सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिपल एम के टर्म में हो सकता है कुछ भी। तो आपको ना सबसे पहले क्वेश्चन देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ठीक है। और जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मोस्टली वो कॉस्ट के टर्म पे होता है, तो उसको इस तरह से आपको बना लेना है जैसे कि z इक्वल टू, मतलब z वो एक फंक्शन है जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है या फिर कहें कि ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है।
ऑप्टिमाइज करना है इक्वल टू C1x1 प्लस C2x2 C3x3 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे Z क्या है, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन होगा, जो भी फंक्शन आपको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, ठीक है। C क्या दिखा रहा है, C यहाँ पे जो हमने C1 ये C2 ये लिखा है, ये C1 C2 दिखा रहा है कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। C1 C2 दिखा रहा है आपका कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, वो क्या है, मैक्सिमाइज का हो या मिनिमाइज का, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्स आपका क्या है, कहलाता है, एक्स आपका कहलाता है डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल अभी तक हम देख रहे हैं कि डिसीजन वेरिएबल मस्ट बी द नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए हमने एक कंडीशन लगा दी कि सारे डिसीजन वेरिएबल हमने लिख दिए और लिख दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ये वाला जो लाइन रहेगा, वो जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये लाइन और ये वाला जो है ये हमेशा आपके प्रॉब्लम में रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन या फिर कंडीशन। एक सेट ऑफ कंडीशन दी हुई होगी जिसके अंडर में आपको आपके इस फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है। तो ये इक्वेशंस कैसे बनेंगे, a1x1 a2x2 a3x3 एंड सो ऑन लेस देन इक्वल टू b1। और ये b1 क्या कहलाता है, आपका रिसोर्स वैल्यू। रिसोर्स वैल्यू क्या होगा कि जैसे आपको कोई फैक्ट्री दिया हुआ है, ठीक है, कोई F1 कोई फैक्ट्री है और उसकी कैपेसिटी बता रहा है कि वहाँ पे आप मतलब मिनिमम आप क्या कर सकते हो, 50 उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, 50 उसकी कैपेसिटी है, आप 50 प्रोडक्ट ही वहाँ पे आप रख सकते हो, उतना ही का जगह है। तो ये 50 क्या हो गया, उसका रिसोर्स वैल्यू हो गया, ये मतलब B1 हो गया, B1 एक रेस्ट्रिक्शन की, हाँ उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी आपको बता दिया है। या फिर समटाइम्स आपको मिनिमम कैपेसिटी भी बताएगा कि मिनिमम 50 रख सकते हो या मैक्सिमम 50 रख सकते हो। तो क्वेश्चन में आपको इस तरह की चीजें दी हुई होगी तो आपको समझना है कि हाँ ये रिसोर्स वैल्यू बता रहा है, हमारी सोर्स वैल्यू बता रहा है, ठीक है। और वैसे ही फिर आपको क्या दिया हुआ, सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ, सपोज a21 x1 a22 x2 a23 x3 एंड सो ऑन लेस देन इक्वल टू b1 b2 से, ठीक। तो B2 यहाँ पे आपका बन गया सोर्स वैल्यू। वैसे आपके पास बहुत सारे इक्वेशन होंगे, तो यदि यहाँ पे आप देखोगे तो A क्या दिखा रहा है, आपका कोफिशिएंट ऑफ द कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट रहेगा। हमने पहला ही एजम्पशन पढ़ा था कि लॉ ऑफ सर्टेनिटी, कि जो भी आपके कोफिशिएंट होंगे, जो भी वैल्यूज होंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट की, वो एक बार फिक्स होंगे, उसके बाद हमारे बार बार चेंज नहीं होंगे, ठीक है। एंड सेकेंड BIJ मैंने आपको बताया कि ये सोर्स वैल्यू को बता रहा है, ये भी कांस्टेंट होंगे क्योंकि आपकी फैक्ट्री की जो भी कैपेसिटी डिसाइड होगी वो वंस होगी, ठीक है, एक बार होगी और दोबारा बार बार आप बीच में चेंज नहीं करोगे। देन आपका CIJ क्या दिखा रहा है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बता रहा है, जो हमने यहाँ पे भी देखा था, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बता रहा है। और IJ तो आप जान रहे हो 1 2 3 4 क्या है आपका M और J आपका N शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें समझ आई। देखो सबसे पहले एक बार फिर हम देखते हैं, एक चीज आपका होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा आपका डिसीजन वेरिएबल का ये होगा, ये बहुत जरूरी है आपको एग्जाम में लिखना, ठीक है, जो भी डिसीजन वेरिएबल है वो नॉन नेगेटिव होंगे करके। थर्ड आपका ये होगा कंस्ट्रेंट इक्वेशन, जिसमें कि आपके x1 x2 इस तरह से रहेंगे और आपके सोर्स वैल्यू दी हुई होगी, तो ये आपको लिखना है। ये तीन ही चीज है जो आपके फॉर्मुलेशन में हेल्प करने वाली है, ठीक है। ये तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैं समझ रही हूँगी कि आपको यहाँ तक की चीजें समझ आई होगी। किसी को कुछ डाउट है? चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखो, अब जो आपके स्टेप्स हैं जो सॉल्व करने के, तो सबसे फर्स्ट क्या है, हमने कल भी देखा था कि आपका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम तो पता हो पहले कि क्या सॉल्व करना है ना। उसके बाद फिर सेकंड आपको क्या है, डिसीजन वेरिएबल लेना है, कि आप डिसाइड करोगे कि आपको कितने नंबर ऑफ वेरिएबल चाहिए, ठीक है। देन थर्ड क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप डिसाइड करोगे कि वो मैक्सिमाइजेशन का है या फिर मिनिमाइजेशन का है।
नेक्स्ट क्या होगा, आपके कंस्ट्रेंट इक्वेशन डिसाइड होंगे। उसके बाद फिर क्या, जितने भी आपने डिसीजन वेरिएबल लिए हैं उसके लिए आप नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप करोगे, सॉल्व करोगे प्रॉब्लम को, ठीक है। तो पहला फर्स्ट आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, सेकंड फाइंड द नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल, थर्ड फाइंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन फोर्थ कंस्ट्रेंट इक्वेशन, फिफ्थ नॉन नेगेटिव वेरिएबल एंड सिक्स आपका हो गया सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। अब जो लीनियर प्रोग्रामिंग में जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उसके लिए हमारे पास 3 मेथड है, हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे और ये 3 मेथड के बाद हम लोगों का क्या होगा, यूनिट 1 कंप्लीट हो जाने वाला है। तो पहला तो है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, दूसरा है सिंप्लेक्स मेथड और तीसरा है बीगेम मेथड या फिर कहते हैं मॉडिफाइड सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ आई। फर्स्ट क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फाइंड द नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल, देन फाइंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट इक्वेशन, नॉन नेगेटिव वेरिएबल, देन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखो, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम फॉर्मुलेशन करना सीखेंगे, जो मतलब क्वेश्चन जो आपके सेंटेंस फॉर्म में दिया हुआ होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, जो हमने देखा अभी तक कि z की वैल्यू और कंस्ट्रेंट इक्वेशंस की वैल्यू और नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल कितने होंगे या क्या होंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं। प्रॉब्लम दिया हुआ है, कंसीडर अ स्मॉल मैन्युफैक्चरर, ठीक है, एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर है मेकिंग 2 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए, ठीक है, एंड प्रोडक्ट बी। एक मैन्युफैक्चरर है जो 2 प्रोडक्ट बनाता है, एक हो गया हमारा प्रोडक्ट ए, ठीक है, एंड सेकेंड हो गया हमारा प्रोडक्ट बी, ओके। देन 2 रिसोर्सेज R1 एंड R2 आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट ए और बी बनाने के लिए हमको 2 रिसोर्स चाहिए, एक R1 हमको चाहिए और दूसरा हमको R2 चाहिए, ठीक है। फिर क्या दे रहा है, each unit of product A requires 2 unit of R1 and 5 units of R2, ठीक है। मीन्स जो A प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए 2 यूनिट आपके R1 के लग रहे और 5 यूनिट आपके R2 के लग रहे हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। each unit of product B requires 1 unit of R1, ठीक है, एंड 3 यूनिट्स ऑफ R2, ठीक है। तो क्या हो रहा है, B को बनाने के लिए हमारा 1 यूनिट R1 का लग रहा है और 3 यूनिट हमारा R2 का लग रहा है, ठीक। अब आगे देखते हैं, द मैन्युफैक्चरर हैज 5 यूनिट ऑफ R1। देखो, ये 5 यूनिट ऑफ R1 क्या दिखा रहा है हमको, सोर्स वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है, कि हमारे R1 का हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास कितना है, बोल रहा है 5 यूनिट ऑफ R1 है उसके पास एंड 12 यूनिट्स ऑफ R2 है, ठीक है। ये आपके पास है 12 यूनिट ऑफ R2, ठीक है। द मैन्युफैक्चरर ऑल्सो मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट बोला, देखो पैसे की बात आ रही है यहाँ पे और हमको क्या करना है, कॉस्ट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो जहाँ भी इन टर्म्स ऑफ मनी वाली बात आई तो समझ लो, पकड़ लो, वही आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन होने वाला है। तो क्या बोल रहा है कि द मैन्युफैक्चरर ऑल्सो मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 6 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, ठीक है। ए से उसको 6 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, ए से उसको 6 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है और बी से उसको क्या हो रहा है, बी से उसको एंड 4 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी से उसको 4 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो देखो, वो क्या करेगा, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या हो रहा है, ए से उसको 6 मिल रहा है, बी से उसको 4 मिल रहा है। तो आप यदि प्रॉफिट आपको मैं निकालने बोलूँगी तो क्या होगा कि 6 रुपए में उसका प्रोडक्ट ए बन रहा है, तो 6 रुपए इंटू x1 बना दो,
ए वो x1 क्वांटिटी में वो ए का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। प्लस क्या कर दो, 4 रुपीज मिलता है उसको एक प्रोडक्ट बी को सेल करने से, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 4 तो एक से मिलेगा और उसके क्या करेगा, x2 प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। समझ रहे हो? ये देखो क्वेश्चन पढ़ते जाओगे आपको अपने से समझ आएगा कि उसके पास डिसीजन वेरिएबल कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। और ये उसके पास एक टेबल बन गया, यहाँ से वो कंस्ट्रेंट इक्वेशन और बाकी चीजें निकाल लेगा। यहाँ तक समझ आया चीजें? एक बार हम फिर देखते हैं क्या है। कंसीडर अ स्मॉल मैन्युफैक्चरर मेकिंग 2 प्रोडक्ट ए एंड बी, द A and B, 2 resources R1 and R2 are required to make these products. Each unit of product A requires 2 units of R1 and 5 units of R2. Each unit of product B requires 1 unit of R1 and 3 units of R2. The manufacturer has 5 units of R1 and 12 units of R2 available. The manufacturer also makes a profit of rupees 6 per unit of product A and rupees 4 per unit of product B. ठीक है, तो यही चीजें हैं कि प्रोडक्ट ए के लिए ए है, प्रोडक्ट बी है, 2 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बनाता है, उसके पास 2 रिसोर्सेज हैं R1 एंड R2, ठीक है। R1 एंड R2 उसके पास 2 रिसोर्सेज हैं। ए को बनाने के लिए 2 प्रोडक्ट यूनिट ऑफ R1 लगता है एंड 5 यूनिट ऑफ R2 और उससे प्रॉफिट मिलता है 6 रुपीज, ठीक है। और प्रोडक्ट बी का 1 यूनिट बनाने के लिए 1 यूनिट ऑफ R1 लगेगा, 3 यूनिट ऑफ R2 लगेगा एंड उसको प्रॉफिट होता है 6 रुपीज, सॉरी 4 रुपीज। जो R1 है उसकी कैपेसिटी है, R1 के पास में 5 प्रोडक्ट है, 5 यूनिट है और R2 के पास में 12 यूनिट है। ये आपको इतना चीज़ें दी हुई है, अब आपको इससे सारे इक्वेशंस बनाने हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर करती हूँ पहले और फिर हम आगे देखते हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया? किसी को ऐसा कोई है जिसको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया? कोई भी? चलो, सब इंटेलिजेंट हो, सबको समझ आ गया है ना? तो चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका जो हमने वहाँ पे टेबल बनाया था, ठीक है। और यही जो मैंने वो क्वेश्चन था उसी को मैंने यहाँ लिखा है कि वी बिगिन एलपी विद अबव क्वेश्चन, ठीक है। वी हैव 2 प्रोडक्ट ए एंड बी, 2 रिसोर्सेज R1 एंड R2, 2 resources R1 and R2 and or A requires 2 unit of R1, 5 unit of R2, B requires 1 unit of R1, 3 units of R2, manufacturer है 5 unit of R1 and 12 R2, ठीक है। प्रॉफिट भी आपको बताया 6 ऑन प्रोडक्ट ए, 5 है, 4 था ना, जो भी 4 ऑन प्रोडक्ट बी, ठीक है। सो हाउ मच यूनिट ऑफ ए एंड बी विल बी प्रोड्यूस फॉर मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ये आपका प्रॉब्लम हुआ। अब इसको आप कन्वर्ट करने के लिए क्या करने वाले हो, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको पहला मैं जो इक्वेशंस था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, वो मैंने आपको वहीं पे बता दिया था। ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि आपके पास x नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए आप प्रोड्यूस करोगे एंड y नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी, ठीक है। आप इसको x1 या x2 भी ले सकते हो, ठीक है। फिर प्रॉफिट क्या होगा, प्रोडक्ट ए को सेल करने से आपको 6 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, प्रोडक्ट बी को सेल करने से आपको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो 6 इंटू x1, क्योंकि आप x के मतलब ए के x प्रोडक्ट बना रहे हो, तो 6 इंटू x प्लस 5 इंटू वाई, ठीक है। समझ आया क्या हो रहा है? वंदना, समझ आया आपको? यस। तो ये कुछ नहीं, वही है जो अपन एक आम 10 आम जो लिख रहे थे वही चीजें हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने में किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
अब दूसरा देखो क्या है, दूसरा हमारे पास ये है, अब आपको कंस्टेंट, हाँ अब दूसरा हमारे पास एक तो ये होता है कि जो नॉन नेगेटिव वेरिएबल है तो वो अब हम लोग लिख सकते हैं x, y, क्योंकि दो डिसीजन वेरिएबल हो गए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा काम भी खत्म हो गया। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का काम फिनिश हो गया, दूसरा हमारे नॉन नेगेटिव डिसीजन वेरिएबल का भी काम खत्म हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन हमारे क्या होंगे, तो जैसे कि आपने लिखा था यहाँ पे, आप क्या था, आपके पास a था, उसके नीचे में हमने उस टेबल में लिखा था b, और इधर हमने लिखा था f1, ठीक है, और यहाँ पे लिखा था हमने f2, ठीक है, और ये क्या था, ये मेरे ख्याल से 2 यूनिट a के लिए 2 यूनिट ऑफ r1 चाहिए था, इसके लिए 1 यूनिट ऑफ r1 चाहिए था, और इसके लिए 5 यूनिट ऑफ r2 चाहिए था a के लिए, और इसमें आपका 3 यूनिट ऑफ r2 चाहिए था। इसकी f1 की कैपेसिटी है 5, ठीक है, इसकी कैपेसिटी थी आपकी 12, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या था हमारा इक्वेशन, हमने आपको क्या सिखाया था कि जो भी कंस्टेंट इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू b1, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इतना तो समझ पा रहे हो कि ये आपके b1 की वैल्यू है। कौन ऐसा है जो नहीं समझ पा रहा है कि ये आपके b1 की वैल्यू होगी? कोई है? ठीक है, ये आपका b1 का वैल्यू हो गया, ये आपका b2 का वैल्यू हो गया, ठीक है। a के साथ आपको क्या लगाना है, a के साथ जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो x जुड़ेगा, और b के साथ y, ठीक है, क्योंकि आपने डिसीजन वेरिएबल ले लिया है कि a के आप x प्रोडक्ट बना रहे हो और b के आप y बना रहे हो, तो बस इसी को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, ये आपका एक तो इक्वेशन बन जाएगा, ये वाला टर्म। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स प्लस ये देखो दिस इंटू दिस करना है ना आपको, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये आपका पहला बन गया इक्वेशन, कंस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड क्या बनेगा, इनसे इक्वेशंस बना दो, ठीक है। अगेन आप मल्टीप्लाई कर दो दिस इंटू ये एक्स वाई, तो 5 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 3 इंटू वाई इज लेस देन इक्वल टू 12। ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन। समझ आया यहाँ तक कि हमने क्या किया? किसी को रिपीट करना है या किसी को नहीं समझ आया तो पूछो बच्चे, क्योंकि इसी पे बेस्ड है आपका आगे का पूरा यूनिट। और ये है कि यदि आप फॉर्मुलेशन सही से समझ लेते हो और आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आपके सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे। नहीं तो एग्जाम में क्या दिक्कत आती है, आपको मेथड पता है बट आप प्रॉब्लम कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए जितने भी आपके जो प्रॉब्लम होंगे ना, एक मिनट, कोई किसी का चैट आया है कुछ? अच्छा, रिपीट वन मोर टाइम, स्क्रीन शो नहीं कर रहा है था, फिर से सब से बता दूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो मैं कहाँ से रिपीट करती हूँ, यहाँ से करूँ क्या? क्वेश्चन तो एक बार सबको समझ आ गया ना, चलो क्वेश्चन भी रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, कंसीडर अ स्मॉल मैन्युफैक्चरर, हाँ, कंसीडर अ स्मॉल मैन्युफैक्चरर मेकिंग 2 प्रोडक्ट्स A and B, ठीक है। 2 resources R1 and R2 are required to make these products, ठीक है। Each unit of product A requires 2 unit of R1, ठीक है, and each unit of product A requires 2 unit of R1 and 5 units of R2. Each product of B requires 1 unit of R1 and 3 units of R2, ठीक है। The manufacturer has 5 unit of R1 and 12 unit of R2 available. The manufacturer also make a profit of ₹6 per ₹6 unit of product A and ₹4 per unit of product B.
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक मिनट, तो देखो इसी क्वेश्चन को मैंने फिर से यहाँ पे सेकंड वाले जो स्लाइड है, सेकंड वाली स्लाइड है, उस पे मैंने फिर से लिखा है, जस्ट मैंने की वर्ड जो है उसी को लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं और यहीं पे हम देखते हैं आगे क्या है। तो देखो सबसे पहले क्या है, वी हैव टू प्रोडक्ट ए एंड बी, तो हम यहाँ पे लिख दिए ए एंड हम यहाँ पे लिख दिए बी। ठीक है, उसके बाद फिर वी हैव टू रिसोर्सेज R1 एंड R2, तो हमने लिख दिया यहाँ पे R1 एंड यहाँ पे लिख दिया R2। ठीक है, देन आप देखिए कि जो ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2R1 लगता है एंड 5R2 लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दिए 2R1 एंड 5R2। प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए बी सभी को मेरी आवाज आ रही है? तो कुछ नेटवर्क इश्यू के कारण डिस्कनेक्ट हो गया था। मुझे कोई बताए बच्चे कि आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? यस मैम, आ रही है। अच्छा, हाँ ठीक है। यस मैम, आ रही है मैम। मैं ये इसी वाली स्लाइड से शुरू करूँ। स्लाइड दिख रहा है ना आप सभी को? ये R1 R2 वाला पेज जो मैंने बॉक्स बनाया है। ठीक है, तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं ए बी, 2 रिसोर्सेज है R1 R2, तो हमने 2 प्रोडक्ट बना लिए, इधर पे 2 रिसोर्सेज बना लिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखोगे फिर हमारा क्या दिया हुआ है, हाँ उसके बाद फिर हमारा क्या दिया हुआ है कि A रिक्वायर्स 2R1 एंड 5R2 दिया हुआ है। ठीक है, और एंड बी रिक्वायर्स 1R1 दिया हुआ है एंड 3R2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सेम वैसा लिख दिया हमने। ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरर है क्या दिया हुआ है, 5R1 दिया है, 12R2 दिया है। ठीक है, तो हम R1 के नीचे पे हम यहाँ पे 5 लिख लिए हैं और R2 के नीचे पे हम यहाँ पे 12 लिख दिए हैं। फिर बताया है कि 6 रुपीज का प्रॉफिट होता है प्रोडक्ट ए पे एंड 5 रुपीज का प्रॉफिट होता है प्रोडक्ट बी पे। ठीक है, तो हम 6 रुपीज यहाँ लिख दिए हैं और 5 रुपीज हम यहाँ लिख दिए हैं। तो मेरे ख्याल से इतना तो आप बना लोगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में। ठीक है, इतना बन जाएगा। इतना तक समझ आया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक के? हाँ, तो यहाँ तक समझ आया बच्चे? नेटवर्क का थोड़ा इशू है इसलिए डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? मैम आवाज आ रही पर एकदम क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, वो बार बार मेरे साइड से डिस्कनेक्ट हो जा रहा, बोल रहे नेटवर्क इज अनस्टेबल समथिंग कुछ आ रहा है। चलो देखो ठीक है, नहीं होगा ना तो मैं ये वीडियो ना लास्ट वाली क्लास का भी मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिया था, तो ये भी मैं कर दूंगी। तो यदि किसी को नहीं समझ आता ना तो आप वहां से देख लेना। ठीक है, अभी जितना समझ आ रहा है उतना आप देखो यहाँ पे, और यदि नहीं होगा ना तो फिर मैं वहां पे अपलोड करूंगी ना, तो आप वहां से देख लेना। हाँ चलो फिर आगे देखते हैं कि आगे अब क्या है हमारा। यहाँ तक की मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा, तो यहाँ तक आप कन्वर्ट कर लोगे। अब किसी को आपको कन्वर्ट करना है कंस्ट्रेंट इक्वेशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड डिसीजन वेरिएबल।
तो देखो डिसीजन वेरिएबल के लिए क्या है कि आपके पास 2 प्रोडक्ट दिया है उसने और एक एक प्रोडक्ट को सेल करने से कितना का प्रॉफिट हो रहा है ये पता है। तो प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे, एक को सेल करने से आपको 6 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो जितने भी आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट, सपोज x नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप ए के बनाते हो तो 6 इंटू एक्स आपका ए से होने वाला प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड क्या होगा कि आप y प्रोडक्ट यदि आप इसके बनाते हो, b के बनाते हो, ठीक है, y नंबर ऑफ प्रोडक्ट b के बनाते हो तो 5 इंटू वाई करोगे तो b को सेल करने से जो प्रॉफिट होने वाला है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही बन जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन जाएगा, 6x प्लस 5y, that is your objective function is equal to z लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। देन आपका दूसरा क्या हो गया, आपके डिसीजन वेरिएबल डिसाइड हो गया x एंड y। तो दूसरा आपका नॉन नेगेटिव वाला कंस्टेंट आप लिख दोगे x कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका हो गया नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। अब थर्ड क्या होगा आपका, यस एक मिनट बच्चे, किसी का चैट आया है, हम देखते हैं क्या भेजे हैं। बच्चों को नहीं आ रही क्या आवाज अटक रही है मैम। ओके बच्चे ठीक है, मैं देखो जितना हो रहा है आपको समझ आ रहा है उतना आप ट्राई करो, क्योंकि नेटवर्क का इशू है, इस कारण से दिक्कत हो रहा है, ठीक है। और मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगी तो उस टाइम पे फिर आप देख लेना जहाँ पे भी आपको नहीं समझ आया होगा तो, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट बन रहा है आपकी कंस्ट्रेंट इक्वेशन। हाँ, अब नेक्स्ट आपका जो बनेगा कंस्टेंट इक्वेशन। तो कंस्टेंट इक्वेशन के लिए आप समझ जाओ कि आपको जहां पर से भी सोर्स वैल्यू मिल गई वो उसका लास्ट होने वाला है। तो ये सोर्स वैल्यू मिल गई तो ये आपका बनेगा एक कंस्टेंट इक्वेशन, ये आपका बनेगा सेकंड कंस्टेंट इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा कंस्टेंट इक्वेशन 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी बताया है तो या तो R1 के पास 5 प्रोडक्ट होगा या तो उससे कम होगा, ठीक है। और सेकेंड R2 के लिए क्या बन जाएगा, 5x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12। ये आपका कन्वर्ट हो गया मैथमेटिकल मॉडल में, ठीक है। उसको आप फॉर्मुलेट आपने कर दिया। अब इसको, इस इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना सीखना रहेगा आगे, ठीक है। तो अब समझ आया कि अभी किसी को डाउट है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। ठीक है, हाँ चलो, चिरंजीव ने कहा क्लियर है मैम, तो मैं उम्मीद करती हूँ बाकी लोगों को भी क्लियर होगा। और बच्चे किसी को भी समझ नहीं आता तो आप वीडियो देखना, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वाली क्लास में फिर नए क्वेश्चन देके हम आपको फॉर्मुलेशन ही सिखा देंगे, ठीक है। क्योंकि फॉर्मुलेशन ही मेन है। ये आपको समझ आ गया ना, मीन्स आपको सारा कुछ समझ आ गया। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैं क्लियर करती हूँ पहले और आगे की साइड देखते हैं। तो आगे में कुछ नहीं, मैंने जस्ट उसी को फॉर्मुलेट किया है जो मैंने अभी आपको बताया। उस जगह पे हमने क्या किया, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। जहाँ पे भी देखो पैसा वैसा का बात आया मीन्स उसमें एक्स वाई लगा दो और आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। जहाँ भी जितने भी आप x1 x2 या y1 y2 जो भी आपने वेरिएबल लिया उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, वो आपका नॉन नेगेटिव कंस्टेंट हो गया। फिर थर्ड आप ढूंढ लो कि आपको सोर्स वैल्यू किसकी किसकी दी हुई है। तो सोर्स वैल्यू से रिलेटेड जैसे हमारे पास एक R1 की सोर्स वैल्यू थी, ठीक है, एक R2 की सोर्स वैल्यू थी।
तो R2 की सोर्स वैल्यू थी, R1 की सोर्स वैल्यू थी, तो बस हमने सीधा x1 x2 मल्टीप्लाई किया और ये लेस देन इक्वल टू जो भी दिया हुआ है उतना हमने लिख के एक क्या था यहाँ पे 5 था, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे हमारा 12 था, उतना लिख के हमने क्या किया, सोर्स वैल्यू बता दिया। तो सबसे पहले ना मुझे जो लगता है कि मैंने अभी तक जितने भी प्रॉब्लम देखे सॉल्व किए, सबसे आसान होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड आउट करो, तो आपका प्रॉब्लम आधा खत्म हो जाता है। फिर दूसरा आप क्या करो, सोर्स वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो फिर आपको समझ आ जाता है। क्योंकि इसमें देखो, इसमें एक चीज और हो सकता है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, ठीक है, मैं पिछले वाली स्लाइड में जा रही हूँ ना, तो कंफ्यूज नहीं होना कोई। तो देखो, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करो तो एक यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, जब बच्चे ये तो बना लेते हो आप लोग, ठीक है, इस टाइप का कुछ टेबल बना लिए, क्वेश्चन पढ़ते गए इस टाइप का टेबल बना लिए यहाँ पे, लेकिन क्या कुछ बच्चों को क्या दिक्कत आती है कि हमने कंस्टेंट इक्वेशन ऐसा ही ऐसा क्यों लिया, ठीक है, हमने कंस्टेंट इक्वेशन इस तरह से क्यों लिया, हमने कंस्टेंट इक्वेशन ऐसा क्यों नहीं लिया। तो देखो, फिर यहाँ पे मैं आपको एक ही क्लू दूंगी कि यहाँ पे आपको ये चीज देखना है, ये आपका प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब एक एक का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यदि 2x1 कर देते हो, 5y कर देते हो, तो 2x1 और 5y कर दोगे तो क्या आपको 6 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि a को बनाने के लिए तो दोनों चाहिए ना भाई, खाली R1 R2 अलग अलग लोगे तो नहीं बनेगा। यदि आप x प्रोडक्ट इसका बना रहे हो a का, तो आपको R2 में भी x का 5 प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्ट कंप्लीट होगा। मतलब क्या हो रहा है, इसका मीनिंग ये होता है कि प्रोडक्ट A को बनाने के लिए आपको 2 यूनिट आपको R1 का जोड़ना है प्लस 5 यूनिट आपको R2 का भी जोड़ना है, तब जाके प्रोडक्ट A बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि दोनों वेरिएबल अलग अलग लोगे तो कैसे वो होगा आइडेंटिफाई, तो इसलिए ऐसा नहीं, सिर्फ आपको ऐसा करना है। या तो आप एक क्लू देख सकते हो कि आपको यहाँ पे पैसा दिया है, तो पैसा इनटू वेरिएबल, तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। तो जहाँ भी मनी इंटू वेरिएबल करोगे, मनी इंटू यहाँ पे x कर दिए, मनी इंटू यहाँ पे y कर दिए, ठीक है, तो ये आपका टोटल कॉस्ट आ जाता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और जहाँ पे भी रिसोर्स वैल्यू दी हुई है उसके हेल्प के लिए जितने भी आपको जो भी प्रोडक्ट लग रहे हैं उसमें x y लगाए तो आपका कंस्टेंट इक्वेशन आ जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो आपसे बनने लग जाएगा। और वैसे आप लोग 12th में पढ़े हुए रहते हो मेरे ख्याल से, 12th में CBSE बोर्ड में तो मुझे पता है कि उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, CG बोर्ड का मुझे याद नहीं आ रहा है, बट CBSE बोर्ड में तो है। तो कुछ स्टूडेंट तो होंगे भी जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो चलो आप फिर से देखना, उसके बाद फिर नहीं होगा तो बताना। तो फिर ये मैंने फाइनल यहाँ पे लिख दिया है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट की बात हो रही है तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे। ये आपके 2 कंस्टेंट इक्वेशन हो गए और तीसरा एक तो नॉन नेगेटिव, ठीक है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस मैम, आपकी हाँ आवाज नहीं आ रही। ठीक, अभी आई। हाँ, ए प्रोडक्ट का आपको क्या लिखना रहेगा, एग्जाम में सिर्फ यही लिखना रहेगा स्टार्टिंग में कि आप ए प्रोडक्ट का x1 यूनिट बना रहे हो, बी का आप x2 यूनिट बना रहे हो, तो आपके मतलब या फिर y यूनिट बना रहे हो, ठीक है, x1 x2 भी ले सकते हो, x या y भी ले सकते हो। तो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हो जाएंगे, आपके कंस्टेंट इक्वेशंस ये हो जाएंगे, और बस आपको इतना लिखना रहेगा। और अब आप लोग क्या करना, घर में जैसे कि आपके पास बुक्स है, ठीक है, क्या है, मैंने सॉफ्ट कॉपी एक दिया था आपको हीरा एंड गुप्ता का, ठीक है। तो हीरा एंड गुप्ता की बुक में आप जाके देखना, उसमें बेटा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ना सारे प्रॉब्लम में से बन जाएंगे ऐसा मत सोचना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, परचेस का प्रॉब्लम होता है तो उसमें बहुत सारे कॉस्ट को जोड़ के भी, बहुत सारे कॉस्ट को ऐड करके भी कंस्टेंट निकाला होगा। तो जितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं ना, आप बस उतना ही प्रॉब्लम सॉल्व करना, और सिर्फ सॉल्व प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे तो इनफ है,
ठीक है, तो आप वहां से एक बार देख लेंगे। उसके बाद फिर चलो आगे देखते हैं। मैम प्रॉफिट्स नेगेटिव हो सकते हैं ना? हाँ, एक्स नहीं तो देखो ये है बेटा कि इनिशियली जो आप एज्यूम करके चलते हो ना कि एक्स एंड वाई की वैल्यू आपकी क्या बोलते हैं नेगेटिव नहीं होनी चाहिए करके, आपका ये इनिशियल एजम्पशन है। उसके बाद फिर आपके सॉल्यूशन में हो सकता है कि सॉल्यूशन में कई बार आपका नेगेटिव में आ जाए वैल्यू कि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब हम OR के जो भी हम प्रॉब्लम करेंगे ना, तो उसमें ऐसे सिचुएशन कभी नहीं आता है कि हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, जो हम जो थ्योरी में जो प्रॉब्लम पढ़ते हैं ना, वो कभी आपको ऐसा नहीं आएगा कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है करके। और एक्स एंड वाई की वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है कई बार, में सिर्फ एक्स एंड वाई की नहीं, कई बार वाई की वैल्यू आपका वो फाइनल सॉल्यूशन में आपका वाई का वैल्यू 0 ही होता है। ठीक है, और नेगेटिव आता है तो हम उसको कई बार छोड़ भी देते हैं। वो आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो आगे हम देखेंगे कि यदि नेगेटिव आ जाती है वैल्यू तो कैसे लेते हैं उसको। लेकिन ये है कि अभी तक के तो मुझे जितना याद है कि कोई भी प्रॉब्लम मैंने एक्स एंड वाई की वैल्यू नेगेटिव लास्ट में फाइनल आंसर नहीं देखा है। इंटरमीडिएट में आ सकता है, लेकिन जब उसको हम ऑप्टिमाइज करने जाते हैं ना, तो उस समय फिर वो ऑप्टिमाइज होता है ना, तो वो चेंज हो जाता है, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन में आपका नहीं जनरली नहीं रहता नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब हाँ, अब ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है जिसको आपका ये होमवर्क है। हाँ, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और ये आप सॉल्व करके देखना। जस्ट सिमिलर ही प्रॉब्लम है, और उसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये किसी से नहीं बनता है यदि, तो फिर क्या करना, आप मुझे बताना कि क्या दिक्कत आ रही है आपको बनाने में। ठीक है, और यदि जिसका भी मन है जो फ्री है, वो हीरा एंड गुप्ता की बुक का जो मैंने PDF दिया था उससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और यदि नहीं मन है तो अभी छोड़ दो, जैसे जैसे हम प्रॉब्लम आगे करते जाएंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और इसको एक सॉल्व करके देखना। और इसके साथ ना ये यूनिवर्सिटी के कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, जो आपको फॉर्मुलेट करने का जो प्रॉब्लम आया है, तो वो एक है आप सबके पास मेरे ख्याल से क्वेश्चन पेपर होगा, नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी में की वेबसाइट में तो मिल जाएगा आपको क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो एक अप्रैल में 2015 में क्वेश्चन नंबर बी था, वो आपको सॉल्व करना है। एक नवंबर दिसंबर 2015 में क्वेश्चन नंबर बी था 14 मार्क्स का, वो सॉल्व करना है। और एक है अप्रैल में 2018 क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, ये भी 18 मार्क्स का था। तो ये अभी मत सॉल्व करना, ये आप पहले कल का होमवर्क आपका जो भी है ना, कल का होमवर्क सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, जो इसके पहले वाला ये जो था ना, सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी आप प्रीवियस ईयर वाला अभी मत करो, उसके लिए अपन